प्रिय प्रशिक्षुओं, डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को आज हम आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास पढ़ाएंगे। तो इसमें हम आपको पीछे बता चुके हैं, भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं आज बताएंगे। तो प्रत्येक भाषा की प्रकृति भिन्न होती है, अलग अलग होती है, परंतु सामान्यतः हिंदी भाषा की प्रकृति के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार किया जा सकता है। जैसे देखें कि भाषा की प्रकृति जो है वह सबकी अलग अलग होती है, कोई ये निश्चित नहीं होता कि सबकी एक ही होती है। तो इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण हमारे तथ्य हैं उन पर जो है विचार हम निम्नलिखित बिंदुओं पर करेंगे। उन बिंदुओं को हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम लोगों को करना है। इस प्रकार से भाषा की प्रकृति के संदर्भ में और उनकी विशेषताओं को यदि हम देखते हैं तो पहली हमारी विशेषता है, भाषा एवं विचारों में एक अटूट संबंध होता है। तो इसके संबंध में देखें तो भाषा एवं विचारों का एक दूसरे से गहरा संबंध होता है। इनमें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है, चाहे विचार हो चाहे भाषा हो। विचार हमारा जो है वह निश्चित रूप से भाषा के माध्यम से ही व्यक्त होता है। विचारों के माध्यम से ही ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनियों से हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। तो विचार प्रधान भाषा मानव जगत की विशेषता होती है। तो इस प्रकार से हम कह दें कि भाषा और विचार एक दूसरे के जो है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसके बाद भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। दूसरा बिंदु देखें तो भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के अन्य सदस्यों के साथ अपने भाव को प्रदर्शित करता है। जो हम लोग विचार व्यक्त करते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वह सब भाषा के माध्यम से ही करते हैं और अपनी बात समाज के एक दूसरे सदस्यों तक पहुंचाते हैं। तीसरा बिंदु देखें, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। कुछ हमारी परंपराएं होती हैं जिसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो भाषा का संबंध जो है वो समाज की जो परंपरा होती है उससे होता है। एक पीढ़ी द्वारा यह ग्रहण की जाती है और इसके मूल रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो कर सकते हैं, परंतु इसमें आमूलचूल परिवर्तन या बिल्कुल नई भाषा का सृजन एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा का वंशानुक्रम से संबंध नहीं होता है। वंशानुक्रम से तात्पर्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलना। तो बालक आरंभ से ही अपने वातावरण से सीखने का प्रयत्न करता है। वह जिन लोगों के बीच रहता है उन्हीं का अनुकरण कर उनकी भाषा को सीख लेता है। यदि किसी हिंदी भाषी बालक को अन्य किसी भाषा में बोलने वाले दंपति के बीच में रखा जाता है तो निश्चित रूप से वह उन्हीं भाषा को सीख लेता है। उसके बाद हम देखें, भाषा गतिशील तथा प्रगतिशील होती है। भाषा स्थिर नहीं होती है वरन वह गतिशील होती है। एक दूसरे से सुनते हैं और दूसरे के पास वह पहुंचती जाती है। तो किसी भाषा विशेष के बोलने वाले उनमें कम से कम परिवर्तन करना चाहते हैं, फिर भी देश काल और संपर्क के अनुसार भाषा के रूप में परिवर्तन होता रहता है। तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। आज से 50 वर्ष पहले की हिंदी और आज की हिंदी में बहुत कुछ अंतर हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से देखें, छठवां बिंदु हमारा जो कहता है वह भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर जाती है। तो भाषा आरंभ में स्थूल होती है परंतु धीरे धीरे वह सूक्ष्म भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए अप्रौढ़ से प्रौढ़ होती जाती है। परंतु ये सभी बातें प्रयोग पर भी निर्भर करती हैं। वर्तमान समय की हिंदी प्राचीन समय की हिंदी की तुलना में सूक्ष्म प्रौढ़ है, परंतु संस्कृत की तुलना में उसे सूक्ष्म तथा प्रौढ़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिंदी अभी तक उन अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त और विकसित नहीं हुई है जिनमें संस्कृत आज से हजारों वर्ष पहले हो चुकी है। सातवां बिंदु हम देखें तो भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। तो भाषा सरलता से कठिनता की ओर। तो सत्यता अगर हम देखें जो है कि मनुष्य न्यूनतम श्रम में महत्व का कार्य करना चाहता है, श्रम में महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता है और मनुष्य की यह प्रवृत्ति भाषा के लिए भी उत्तरदायी होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो टेलीविज़न को केवल टीवी कहकर हम लोग टेलीविज़न को टीवी कहकर ही काम चला लिया करते हैं। वास्तविक शब्द कष्ट साध्य होने के कारण, अर्थात बोलने में समय लगने के कारण
या जो है ये कह लीजिए कि बोलने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, इसलिए जो है इन्हीं शार्ट नाम कह करके ही हम काम चला लेते हैं। तो व्याकरण में भी इन्हीं नियमों का पालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आरंभ में तो अनेक रूपों तथा अपवादों की अधिकता थी, परंतु धीरे धीरे आधुनिक भाषाओं तक आते आते नियम बनाकर रूप कम हो गए और अपवादों की अधिकता भी कम हो गई। इस प्रकार से हम जो है 7 बिंदु प्रकृति एवं भाषाएं अगर हम देखें तो विशेषताएं देखें तो इस प्रकार से हम देखें कि 7 बिंदुओं के अंतर्गत जो है भाषा को हम जो है उसकी विशेषताओं को रख सकते हैं। तो इसमें जो है इस प्रकार से जो है अब अगला हम देखेंगे जो है जो हमारा टॉपिक आएगा वह भाषा का महत्व क्या है, उस महत्व की हम चर्चा करेंगे कि भाषा का महत्व क्या है। तो भाषा के महत्व को अगर हम देखें तो भाषा के महत्व को भी हम निम्नलिखित बिंदुओं से जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं या माध्यम से सरलतापूर्वक जो है उसका आत्मसात कर सकते हैं। तो भाषा के महत्व को बिंदुओं में देखें, व्यक्तित्व का विकास करना, भावात्मक विकास है, सृजनात्मक प्रतिभा एवं मातृत्व का सृजनात्मक प्रतिभा और मातृभाषा का विकास है, अध्ययन एवं अध्यापन का मूलाधार है, मानसिक विकास है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास है, मातृभाषा और बालक का व्यावसायिक विकास है और मातृभाषा और राष्ट्र की प्रगति की बात है। तो पहले हम देखें जो है व्यक्तित्व का विकास जो है हमारी भाषा जो है वो किस प्रकार से करती है। किसी भी इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, किसी भी विषय वस्तु की जब तक हम महत्ता को नहीं जानते हैं तब तक उसके उपयोग के विषय में हम नहीं समझ पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो है कि व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से करती है। तो मातृभाषा के ज्ञान पर बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। बालक के बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में मातृभाषा ही सहायक होती है। किसी भी प्रकार का यदि विकास होता है, सर्वांगीण विकास की कर लें तो निश्चित रूप से उसकी मातृभाषा ही सहायक होती है। बालक के मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने पर उसके शारीरिक अवयवों पर दबाव भी नहीं पड़ता है तथा सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने आदि से संबंधित सभी इंद्रियों का विकास ठीक प्रकार से होता है। मातृभाषा से मस्तिष्क तथा हृदय स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं, जबकि यदि शिक्षा अन्य भाषा में दी जाए तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है। रायवर्न महोदय ने भी जो है वो कहा है कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए मातृभाषा का समुचित ज्ञान अनिवार्य है। बौद्धिक विकास, ज्ञान वृद्धि, आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास एवं उन्नति मातृभाषा के ज्ञान के बिना असंभव होती। इस प्रकार से जो है व्यक्तित्व का विकास हमारी भाषा करती है। मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति कितना विचार करता है, विचारों का प्रवाह मातृभाषा से ही संभव है। विचार भाषा को जन्म देते हैं और भाषा विचारों को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के पास जितनी सशक्त मातृभाषा होगी उतनी ही उसकी विचार शक्ति सुदृढ़ होगी। मातृभाषा के द्वारा ही बालक ज्ञान विज्ञान को सरलता से सीख सकता है। महात्मा गांधी बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा को उतना ही आवश्यक बताया है जितना कि शारीरिक विकास के लिए माता के दूध को आवश्यक बताया है। इसके अनुसार शिशु की प्रथम पाठशाला अपनी माँ से ही, कह लीजिए कि शिशु की प्रथम पाठशाला उसकी माँ ही होती है। माँ से ही वह सब कुछ सीखता है। उसका बौद्धिक विकास के लिए उसकी मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा उस पर थोपना आवश्यक नहीं होता है, न तो उस पर थोपा जा सकता। तीसरा अगर हम देखें तो भावात्मक विकास, तो बचपन से ही बालक क्या होता है कि श्रवण, सुनना, ग्रहण करना, सुन करके उसको समझना, अनुकरण करना, ये प्रक्रिया जो है उसको मातृभाषा को सहज ही आत्मसात कर लेता है। अर्थात जो उसकी माता बोलती है, जो उसके परिवार के सदस्य बोलते हैं, उसी में वह समझता है, उसी में सब कुछ समझ लेता है। कॉलरिज ने भी कहा है कि मातृभाषा मनुष्य के हृदय के धड़कने की भाषा होती है। अर्थात
मनुष्य का हृदय जिस प्रकार से धड़कता है तो वह जो है वो उसकी सांस कंपन चलती है, उसी प्रकार से मातृभाषा के माध्यम से ही उस बालक के शरीर का भी विकास होता है, उसके भाव का भी विकास होता है। मातृभाषा के साहित्यिक रूप की शिक्षा द्वारा बालक की रागात्मक राग उसके जो उत्पन्न होते हैं वृत्तियों का परिश्रमण होता है। प्रेम, उत्साह, करुणा, क्रोध आदि मनोभावों का उदारीकरण मातृभाषा की शिक्षा पर आधारित होता है। काव्य के अनुशीलन से क्षोभ, रोष, ग्लानि, घृणा, ईर्षा आदि वृत्तियां जो है प्रेम, सौंदर्य, करुणा, सहानुभूति आदि में रूपांतरित हो जाती हैं और स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। इसके बाद हम आइए देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं तो बालक के जन्म के समय ही बालक को सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश प्राप्त हो जाता है, उसे संबंधी उसके सामाजिक परिवेश के अंग बनते जाते हैं। इस प्रकार से उसका पास पड़ोस जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से उसका समाज डेवलप हो जाता है। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि सृजनात्मक प्रतिभा। तो व्यक्तित्व चिंतन एवं मनन मूलतः अपनी मातृभाषा में ही वह करता है। जिस व्यक्ति में चिंतन मनन की शक्ति जागृत हो जाती है वही कल्पना की सृष्टि का निर्माण करता है। उसके बाद आइए मातृभाषा और बालक का व्यावसायिक विकास। तो बालक घरेलू उद्योगों की शिक्षा अनुकरण द्वारा ही सीखता है। इस संदर्भ में वह अधिक ज्ञान की प्राप्ति मातृभाषा के माध्यम से ही करता है। अध्ययन अध्यापन का मूलाधार देखें जो है तो मातृभाषा अध्ययन और अध्यापन का सरलतम साधन है। जो उसके जो है अगर मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जाती है तो वह सरलता से समझ जाता है। उसके बाद देखें जो है कि मातृभाषा और राष्ट्र की प्रगति। तो मातृभाषा के माध्यम से व्यक्ति राष्ट्र की समस्याओं से अवगत होकर राष्ट्र की उन्नति में भागीदार बन सकेगा। आज हमारे राष्ट्र के समक्ष निम्नलिखित लक्ष्य हैं जैसे जनसंख्या नियंत्रण, आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता आदि तमाम हैं। तो इस प्रकार से हम अगली कक्षा में आपको अगला बताएंगे। तो आप जो है इसको देखते रहिए, कोई समस्या होती संपर्क करें।